दुनिया के इतिहास में ना कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं जो एक पूरे देश की पहचान बन गए। सोचिए, इटली का नाम लें तो गैरिबाल्डी का चेहरा सामने आता है। अमेरिका की बात करें तो जॉर्ज वॉशिंगटन का। और भारत के लिए महात्मा गांधी। हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। पर कभी सोचा है कि कोई एक इंसान आखिर एक पूरे राष्ट्र का पिता बनता कैसे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। क्या ये सिर्फ किसी राजनीतिक जीत की कहानी है, या फिर इसमें कुछ बहुत गहरा छुपा है? यही सवाल है जो हमारे आज के विश्लेषण के केंद्र में है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी सिर्फ एक नेता से आगे बढ़कर पूरे राष्ट्र का प्रतीक कैसे बन गए। गांधी के कद को सही से समझने के लिए ना उन्हें दुनिया के मंच पर देखना होगा। देखिए, गैरिबाल्डी ने इटली को एक किया, वॉशिंगटन ने अमेरिका को आज़ादी दिलाई, लेकिन गांधी ने क्या किया? उन्होंने एक बिखरे हुए गुलाम देश को एक राष्ट्र की आत्मा दी। उनका असर सिर्फ राजनीति तक नहीं था, बल्कि वो समाज और लोगों की सोच तक में उतर गया था। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1915 से। गांधी दक्षिण अफ्रीका में 2 दशक बिताने के बाद भारत वापस लौटते हैं, और वो एक ऐसे भारत में कदम रखते हैं जो जाग तो रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ वो अभी भी कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित थी। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, उस वक्त जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था ना, वो कुछ पढ़े लिखे अमीर लोगों तक ही सिमटा हुआ था। वकील, डॉक्टर, बड़े जमींदार। देश की जो असली आबादी थी, किसान, मजदूर, आम लोग, वो इससे कोसों दूर थे। गांधी ने आते ही इसी गहरी खाई को पहचाना और उसे पाटने का फैसला किया। तो उनका हथियार क्या था? सत्याग्रह। ये सिर्फ चुपचाप बैठकर विरोध करना नहीं था। नहीं, ये सच के लिए एक एक्टिव, एक जिंदा लेकिन अहिंसक लड़ाई थी। ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत ही चतुर राजनीतिक रणनीति थी। और यही वो फलसफा था जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा चेहरा बदलने वाला था। और आते ही उन्होंने जो किया वो कमाल था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था। देश के सारे राजे महाराजे, अमीर ताकतवर लोग सब वहीं थे, और गांधी ने उन्हें सीधे सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि असली भारत इन महलों में नहीं, बल्कि लाखों गरीब किसानों की झोपड़ियों में बसता है। ये उनके इरादों का पहला और सबसे जोरदार ऐलान था। तो अब समय आ गया था इन शब्दों को एक्शन में बदलने का, क्योंकि गांधी सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। साल 1920 उन्होंने नारा दिया, असहयोग आंदोलन। आइडिया बहुत सीधा और क्रांतिकारी था कि ब्रिटिश राज इसलिए मजबूत नहीं है कि वो बहुत ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम भारतीय ही उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा, स्कूल छोड़ो, अदालतें छोड़ो, नौकरियां छोड़ो। मतलब ये ब्रिटिश शासन की जड़ों पर सीधी और गहरी चोट थी। और इसका असर, अरे ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। सिर्फ 1921 में, एक साल में 6 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। सोचिए, पहली बार ऐसा हो रहा था कि देश के आम लोग, किसान, मजदूर, वो सीधे सीधे आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन रहे थे। आंदोलन अब बड़े शहरों के बंद कमरों से निकलकर गांव की सड़कों और खेतों तक पहुंच चुका था। और बस यहीं से वो बड़ा बदलाव आया। लोगों के लिए वो अब सिर्फ मोहनदास गांधी नहीं रहे, वो उनके महात्मा बन गए थे। और ये टाइटल उन्हें किसी कमेटी या सरकार ने नहीं दिया था। ये नाम उन्हें भारत की आम जनता ने दिया था, जो उनमें अपना मसीहा देखने लगी थी। लेकिन सवाल ये है कि ये चुनाव बना कैसे? ये कोई हादसा नहीं था। गांधी ने ये जानबूझकर किया। वो आम लोगों की तरह ही रहते थे। उन्होंने महंगे विदेशी सूट छोड़कर एक मामूली सी धोती पहन ली। वो उन्हीं की भाषा में बात करते थे, और रोज चरखा चलाकर वो मेहनत का सम्मान करते थे। उन्होंने वो सारी दीवारें गिरा दी जो एक नेता और जनता के बीच खड़ी होती हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि लोगों ने उनके बारे में चमत्कारी कहानियां तक गढ़ ली थीं। जैसे गोरखपुर की एक कहानी है कि एक आदमी ने कहा कि वो महात्मा की ताकत तभी मानेगा जब उसकी गन्ने के रस की उबलती कड़ाही 2 टुकड़ों में टूट जाए। और कहते हैं कि वो कड़ाही सच में 2 हिस्सों में टूट गई। ये कहानी बताती है कि गांव में लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति मानने लगे थे। तो असहयोग आंदोलन ने भारत को तो अंदर से हिला के रख दिया था, लेकिन अब एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने गांधी और भारत की आज़ादी की लड़ाई को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। और ये गांधी की राजनीतिक समझ का शायद सबसे बड़ा सबूत है। इतने सारे कानून थे, लेकिन उन्होंने विरोध के लिए किसे चुना? नमक को। अब सवाल उठता है, नमक ही क्यों? क्योंकि नमक हर भारतीय घर की जरूरत थी।
अमीर गरीब हिंदू मुसलमान हर कोई। ये एक ऐसा मुद्दा था, एक ऐसा प्रतीक था जो पूरे देश को एक झंडे के नीचे ला सकता था। गांधी ने इसे बहुत साफ शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक टैक्स नहीं, ये चौगुना अभिशाप है। सोचिए, एक जरूरी चीज पर 1000% से भी ज्यादा का टैक्स, और ऊपर से ये लोगों से उनके गांव का एक छोटा सा उद्योग भी छीन रहा था। ये ब्रिटिश राज के शोषण का सबसे जीता जागता सबूत था। और इस एक कदम का असर दुनिया का नजरिया ही बदल गया। देखिए, नमक मार्च से पहले मशहूर टाइम मैगजीन गांधी का मजाक उड़ाती थी, उन्हें एक दुबला पतला संत कहती थी। लेकिन मार्च की कामयाबी के बाद वही मैगजीन उन्हें संत और एक बड़ा राजनेता कहने लगी। गांधी ने पूरी दुनिया को भारत की लड़ाई को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आज़ादी की राह, जैसा कि हम जानते हैं, वो कभी भी सीधी नहीं होती। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, अंदरूनी झगड़े और राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ने लगीं। और सबसे बड़ी बहसों में से एक छिड़ी गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच। मुद्दा था दलितों के राजनीतिक अधिकार। अंबेडकर का मानना था कि दलितों को अपनी सुरक्षा के लिए अलग चुनावी सिस्टम चाहिए। वहीं गांधी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। देखिए, दोनों ही एक शोषित समाज का भला चाहते थे, लेकिन दोनों के रास्ते एकदम अलग थे। 1930 और 40 का दशक, ये दौर बहुत उथल-पुथल भरा था। कभी बातचीत होती, कभी विरोध, कभी उम्मीद जगती तो कभी निराशा हाथ लगती। गोलमेज सम्मेलनों से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक, फिर दूसरा विश्व युद्ध और क्रिप्स मिशन की नाकामी। आज़ादी कभी बहुत पास लगती तो कभी बहुत दूर। और आखिर में 1942 में गांधी ने अपना आखिरी और सबसे ताकतवर नारा दिया, भारत छोड़ो। ये करो या मरो का बुलावा था। ब्रिटिश राज को एक साफ संदेश कि अब उनका यहां राज करना नामुमकिन है। और फिर वो पल आ ही गया जिसका सदियों से इंतजार था। लेकिन ये वो सुबह नहीं थी जिसका सपना देखा गया था। शायद ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। जिस एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी भारत को एक करने और उसे आज़ाद कराने में लगा दी, वो आज़ादी के जश्न में शामिल ही नहीं था। गांधी उस दिन दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में थे। वहां हिंदू और मुसलमानों के बीच भड़की हिंसा को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए ये एक अधूरी आज़ादी थी। और अंत में विडंबना देखिए, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वही हिंसा का शिकार हो गया। उनकी हत्या एक ऐसे कट्टरपंथी ने की जो उन्हें मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाला मानता था। ये नफरत का वही रूप था जिसके खिलाफ गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। उनकी मौत पर सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया ने शोक मनाया। टाइम मैगजीन ने उनकी शहादत की तुलना अब्राहम लिंकन से की, और ये तुलना कितनी सही थी। दोनों को ही एक कट्टरपंथी ने इसलिए मार डाला क्योंकि वो इंसानों को बांटने के खिलाफ थे। लिंकन नस्ल के आधार पर और गांधी धर्म के आधार पर। ये वाकई एक वैश्विक त्रासदी थी। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। गांधी ने हमें एक ऐसे राष्ट्र का सपना दिया जो एकता और अहिंसा की नींव पर खड़ा हो, लेकिन उनकी खुद की मौत और उसके बाद का हमारा इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई भी राष्ट्र, चाहे उसकी बुनियाद कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उन बांटने वाली ताकतों से सच में कभी बच सकता है जो हमेशा हमारे बीच मौजूद रहती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था।